हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल बिहार बोर्ड ऑनलाइन क्लासेस। आज हम लोग बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा का विज्ञान विषय का टोटल 40 ऑब्जेक्टिव प्रश्न को कर चुके थे और 40 ऑब्जेक्टिव प्रश्न को हम लोग करने वाले हैं। टोटल 80 ऑब्जेक्टिव प्रश्न आज के दिन हम लोग साइंस का करने वाले हैं। इसलिए हम लोगों ने पहले ही बता चुका है आप लोगों को कि भाई ये सब इम्पोर्टेंट प्रश्न है, करते जाइए, समझते जाइए। कोई शंका, कोई संदेह नहीं रखिए कि ये प्रश्न टकराने वाला और रिपीट नहीं होने वाला। ये सारे प्रश्न जो है आप देखिएगा अपने एग्जाम में, जैसे ही बैठिएगा वैसे ही टिक लगेगा आपसे, एकदम धुआं धुआं हो जाएगा। क्योंकि हर एक प्रश्न जो है आपके एग्जाम से टकराने वाला प्रश्न आपको बताया जा रहा है और समझाने की कोशिश लगातार की जा रही है आप लोगों के लिए। इतना मेहनत आप लोगों के लिए किया जा रहा है। और ऐसा नहीं कि विज्ञान विषय में, हर विषय में आपको करके दिया जाएगा कि इसलिए सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव आपको दिया जाएगा एकदम एकदम महत्वपूर्ण प्रश्न, जिससे आपका एग्जाम में 90 प्लस स्कोर हो के आए। क्यों दिया जा रहा है? क्योंकि आप कोई गलत गेस पेपर, मॉडल पेपर ना पढ़ें। दूसरा, कोई क्रैश कोर्स में आप ठगे ना जाएं। तीसरा, आपके लिए कि आप इधर उधर भटके नहीं और बचा हुआ समय को लॉस कर दें। मैं जानता हूँ जो पढ़े हुए होंगे एक साल से पूरा, उनको कोई दिक्कत नहीं, उनके लिए तो ये सोने पर सुहागा है ये सब PYQ। लेकिन जो बच्चे नहीं पढ़े हुए उनका क्या, वो फेल हो जाएंगे? बिल्कुल नहीं। आप मेरे चैनल से जुटे रहिए, आपको फेल नहीं बल्कि 90 से प्लस स्कोर करेंगे आप लोग। क्योंकि आप लोगों को इम्पोर्टेंट प्रश्न हर एक विषय का मिलेगा और करते जाइए आप लोग मन से। देखिए, आपको 90 प्लस नहीं आएगा तो बेकार है। आप देखिए, आएगा आधिकारिक मॉडल पेपर दिसंबर में बिहार बोर्ड के द्वारा आता है। आप मैच कर लीजिएगा मेरे प्लेलिस्ट से सारे क्वेश्चन कि उससे मैच नहीं हो रहा है, तब आप देखिएगा कि कितने इंपॉर्टेंट प्रश्न मैं आप लोगों को करा रहा हूँ। इसलिए बिना समय न गवाए हुए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न 41वां प्रश्न है। ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉन को त्याग कर धनात्मक आयन बनाते हैं वह कहे जाते हैं। तो इलेक्ट्रॉन को त्याग देता है मतलब इलेक्ट्रॉन को दे देता है, तो वैसा आयन क्या कहलाता है? जैसे सोडियम है, इसका एटॉमिक नंबर 11 है, 2 8 1। तो इसका ऑक्टेट पूरा है, ये भी ऑक्टेट पूरा है। मतलब इस सेल में 2 इलेक्ट्रॉन का ज़रूरत है, इस सेल में 8 इलेक्ट्रॉन का ज़रूरत है, लेकिन इस सेल में 18 इलेक्ट्रॉन का ज़रूरत है। क्यों? तो एक पहला सेल है, दूसरा सेल, तीसरा सेल में टोटल इलेक्ट्रॉन निकालने का संख्या मैं आपको बता चुका हूँ, 2n²। ये मेरे प्लेलिस्ट में बताया हूँ, 2-3 बार बता चुका हूँ। तीसरा सेल में जाएगा 3 का स्क्वायर गुना 2, 3 का स्क्वायर 9, 2 नहीं 18 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। आ गया कितना है? 1 इलेक्ट्रॉन। तो क्या करेगा ये सोडियम, क्या करेगा ये इलेक्ट्रॉन को दे देगा किसी को कि जा भैया तू ले ले। 1 इलेक्ट्रॉन को लॉस कर देगा, तो क्या बन जाएगा? सोडियम +1 बन जाएगा। तो जो इलेक्ट्रॉन दे दिया वो बन जाता है धातु। ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा आंसर। लोहा पर जिंक लेपित करने की क्रिया को क्या कहते हैं? लोहा पर जिंक को लेपित करते हैं तो उसको हम कहते हैं ऑप्शन से गैल्वेनीकरण कहते हैं। ठीक है। निम्न में से कौन सा सहसंयोजिक यौगिक है? सहसंयोजिक यौगिक इनमें से कौन सा है? तो आपको बताना है NaCl है, चाहे CaCl2 है कि CH4 है कि Na2O है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन भी CaCl2 हो जाएगा, कैल्शियम क्लोराइड हो जाएगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। 44 नंबर प्रश्न, आभूषण बनाने वाला सोना कितना होता है? आभूषण बनाने वाला जो सोना होता है ना, वो 22 कैरेट का होता है। ऑप्शन से करेक्ट होगा। लेकिन आप बोलेंगे कि भाई शुद्ध सोना तो 24 कैरेट का होता है। हाँ देखिए, शुद्ध सोना जो होता है ना 24 कैरेट का होता है, लेकिन वो जो सोना होता है ना बहुत ही नरम सोना होता है। उसको हाथ से पकड़िएगा और कस के दबाव दीजिएगा तो पिचक जाएगा। उसमें जो है सही तरीके से उसमें क्या होता है ना, फ्रेम में ढाला नहीं जाता है। ठीक है। अगर ढाल भी लिया जाएगा तो पहनिएगा या थोड़ा सा भी दबाव दीजिएगा तो वो मुड़ जाएगा, उसका डिजाइन खराब हो जाएगा। इसलिए 24 कैरेट से 22 कैरेट का सोना बनाते हैं। क्या उसमें हम लोग एलॉय मिक्स करते हैं, मतलब कोई जैसे कार्बन को, कभी कॉपर को, उसको मिलाकर जो है अशुद्ध बनाते हैं, प्योर से इम्प्योर बनाते हैं, 22 कैरेट का बनाते हैं। तब जो होता है सोना जो है ना, वो आपका किसी भी फ्रेम का आकार लेगा और डिजाइन को बरकरार रखेगा, वो हार्ड होगा, हार्ड होने में मदद करता है। इसलिए 22 कैरेट का आभूषण का सोना बनाना, मतलब 22 कैरेट का जो सोना होता है ना उसी से आभूषण बनता है। निम्न में से कौन सा उत्कृष्ट तत्व है? उत्कृष्ट तत्व इसमें से कौन है? तो आपका हो जाएगा इसमें से आयोडीन होगा कि सिलिकॉन होगा कि आर्गन होगा कि आपका ब्रोमीन होगा। तो उत्कृष्ट तत्व पूछ रहा है तो आर्गन होगा, यानी नोबेल गैस के बारे में, नोबेल एलिमेंट पूछ रहा है तो आर्गन होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे हम लोग। ताम्र एवं टीन की मिश्र धातु को क्या कहते हैं? ताम्र एवं टीन के मिश्र धातु को हम लोग कांसा कहते हैं। ऑप्शन है, ये भी मेरे जो
प्ले लिस्ट वाला में दिया हुआ है ना मॉडल पेपर, उसमें भी ये क्वेश्चन कराया हुआ है। तो आप लोग पूछेंगे कि प्ले लिस्ट कहाँ से मिलेगा इंपॉर्टेंट प्रश्न का, तो प्ले लिस्ट जो है इंपॉर्टेंट प्रश्न का अभी मैं सिर्फ विज्ञान विषय पर ही ध्यान दे रहा हूँ, उसके बाद धीरे धीरे हर एक विषय का लाया जाएगा। मतलब आपको दिसंबर तक में हर एक इम्पॉर्टेंट विषय का इम्पॉर्टेंट गेस क्वेश्चन और इम्पॉर्टेंट प्रश्न सब्जेक्टिव हो चाहे ऑब्जेक्टिव दे दिया जाएगा, ताकि आप पूरा दिसंबर तैयारी करते रहें और जाके एग्ज़ाम में गर्दा गर्दा उड़ा दें। इसलिए चलिए तो मैं बता देता हूँ, इम्पोर्टेंट गेस प्रश्न का लिंक आपको दे देंगे आई बटन पर, या तो मेरे चैनल में जाइए, लिंक दिया हुआ है आपके कमेंट में, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ, आप जाइए एक्सप्लोर करिए मेरे चैनल को। नेक्स्ट प्रश्न, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र CaSO4 डॉट हाफ H2O, यह गलत लिखा हुआ है यहाँ पर, CaSO4 डॉट हाफ H2O, ठीक है। ओह पेन भी नहीं चल रहा है, देखिए बताते हैं यहाँ पर CaSO4 डॉट हाफ H2O, ठीक है। इसका नाम होता है कैल्शियम सल्फेट डॉट हेमीहाइड्रेट। ये प्रश्न भी मैं कई बार करा चुका हूँ मैं अपने मॉडल पेपर में इम्पॉर्टेंट प्रश्न के रूप में, और मैं कम्युनिटी पोल में भी इसका उत्तर आप लोगों से मांगा हूँ, क्योंकि अभी तक आप लोगों ने उत्तर नहीं दिया। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। ये जो है ना आपका जिप्सम का फॉर्मूला है GYP जिप्सम, ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। अम्ल और क्षार आपस में भी क्रिया करते हैं तो क्या बनते हैं? तो अम्ल क्या है, ले लीजिए। अम्ल जो है पहले हम क्षार ले लेते हैं, NaOH ले लिए, ठीक है। देखिए पहले हम लोग अम्ल लेते हैं तो NaHCl ले लिया अम्ल, और क्षार लेते हैं NaOH, ठीक है। अब ये प्लस है, ये माइनस होता है, ये प्लस होता है, ये माइनस होता है। ये प्लस वाला जुटेगा इसमें, बन जाएगा क्या, H2O, और ये माइनस वाला जुटेगा प्लस में तो बन जाएगा क्या, NaCl। चूँकि NaCl क्या है, नमक है, लवण है, ठीक है। और इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं, तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं, आर्केन रिएक्शन कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लवण। बूझा हुआ चूना किसे कहते हैं? बूझा हुआ चूना, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, CaOH का होल ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इसका नाम है, लिख देते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, और ये जो CaCO3 है ये मार्वल का फॉर्मूला है, मार्वल का, ठीक है। क्या नाम है, कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 50 नंबर प्रश्न, निम्न में से कौन भस्म नहीं है? तो निम्न में से कौन सा इसमें भस्म नहीं है, भस्म बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट आंसर, NaCl मतलब लवण। जस्ता का आयक्स होता है, तो जस्ता का आयक्स होता है जिंक ब्लेड, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ये सारे प्रश्न जो है रिपीट हो रहा है, जो बच्चे शुरुआत से मेरे साथ जुटे हुए हैं उनसे एक भी प्रश्न नहीं रुक रहा हो, क्योंकि वो लोग रट चुके हैं ये सब प्रश्न को, ये सब प्रश्न बार बार रिपीट हो रहा है। जैसे देखिए सिलिकॉन क्या है, तो एक उपधातु है, ये भी मैं कई बार बता चुका हूँ सिलिकॉन क्या है। हर एक वीडियो में ये सब प्रश्न आ रहा है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट प्रश्न की श्रेणी में आ रहा है। अल्कोहल में कौन सा तत्व उपस्थित नहीं है? देखिए ये यहाँ पर जो है आपका जो क्वेश्चन में मिस्टेक है, देखिए नहीं है, उपस्थित नहीं है, ठीक है। तो आपका ये ऑप्शन में मिस्टेक था। अल्कोहल में देखिए, अल्कोहल जो होता है ना COH से मिलकर बनता है, ठीक है। इसका फंक्शनल ग्रुप यही है। तो कार्बन मौजूद रहे, कार्बन है ये है, ऑक्सीजन है ये है, OXYG है, ऑक्सीजन है ये है, और हाइड्रोजन है ये है। आपको तो क्या नहीं है, नाइट्रोजन। अल्कोहल में नाइट्रोजन नहीं होता, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आगे बढ़ेंगे हम लोग, आप लोग देखते जाइए, समझते जाइए, जो गलत हो रहा है कॉपी में नोट करते जाइए। 54 नंबर प्रश्न को चलेंगे। एथेनोइक अम्ल का सामान्य नाम क्या है? तो एथेनोइक अम्ल जो है ना एक आयुपेक नाम है, आयुपेक है, ठीक है। इनका जनरल नेम पूछ रहा है, जनरल नाम होगा फॉर्मिक अम्ल, ऑप्शन है। इसका केमिकल फॉर्मूला क्या होगा, COOH। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। 55 नंबर प्रश्न, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड, सूर्य का प्रकाश, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा,
इनमें से सभी सब ज़रूरत है, क्योंकि ये सारे प्रश्न आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और ये भी प्रश्न मेरे मॉडल पेपर से मैच कर रहा है। मैग्नीशियम में पाया जाता है, क्या पाया जाता है? मैग्नीशियम में क्लोरोफिल पाया जाता है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। फिर उसके बाद तैलीय कागज होता है, तैलीय कागज क्या होता है? तो पारभाषक होता है, पारभाषक, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ये सब लाइट वाला चैप्टर से लिया गया है और ये प्रश्न जो है 56 नंबर ये आपको लाइफ प्रोसेस वाले चैप्टर से लिया गया है, ठीक है। लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई यूनिट क्या होता है? तो उत्पन्न एसआई यूनिट क्या होता है? मात्रक विहीन होता है। ये भी क्वेश्चन लगभग ये चौथा बार ये प्रश्न आ रहा है, क्योंकि ये इसमें इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मैं बता चुका हूँ आवर्धन अगर लेंस के लिए पूछा जाए तो एम बराबर वी बटा यू हो जाएगा। अगर दर्पण के लिए पूछा जाए, दर्पण के लिए, तो दर्पण के लिए क्या हो जाएगा? एम बराबर माइनस वी बटा यू हो जाएगा। अब भी होता है क्या चीज़? प्रतिबिंब का दूरी, तो मीटर से लिखते हैं, और यू हो जाता है ऑब्जेक्ट का दूरी, उसको ही मीटर से लिखते हैं। दोनों कट जाएगा, मात्रण विहीन हो जाएगा। एम फॉर माइनस होता है, एम फॉर मिरर होता है। मिरर के लिए माइनस वी बटा यू और लेंस के लिए वी बटा यू। चलिए 59 नंबर प्रश्न की ओर चलेंगे। प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यम में क्या होती है? तो प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में भिन्न भिन्न होती है। कैसे बता देते हैं, देखिए। निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। लेकिन अगर पानी में जाएगा तो प्रकाश का जो चाल है ना कम हो जाएगा। क्यों? देखिए निर्वात में क्या होता है ना कि कोई भी पार्टिकल मौजूद नहीं रहता, लेकिन वाटर में पार्टिकल मौजूद रहता है, जिसके कारण लाइट जो होता है पार्टिकल से टकराता है ना, तो क्या होता है? टकराने के बाद लाइट का स्पीड धीरे धीरे कम हो जाता है। क्यों? तो लाइट का जो स्पीड है ना ये ऑप्टिकल डेंसिटी पर निर्भर करता है। जिस मीडियम का ऑप्टिकल डेंसिटी ज़्यादा रहेगा, यानी घनत्व में ज़्यादा रहा, उसमें स्पीड जो लाइट का रहता है वो घट जाता है। इसको रिप्रेजेंट किया जाता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से। जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है वहाँ स्पीड ऑफ लाइट कम है, जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है उसका स्पीड ऑफ लाइट जो है ज़्यादा है। जैसे वैक्यूम है, वैक्यूम में कोई पार्टिकल नहीं है, कोई पार्टिकल नहीं है तो ऑप्टिकल डेंसिटी नहीं है, ऑप्टिकल डेंसिटी नहीं है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं है। जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 0 है तो स्पीड ऑफ लाइट बहुत ही स्पीड है। तो इसलिए कह रहा है प्रकाश की चाल जो है विभिन्न माध्यम में अलग अलग होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा होती है कम होती है। देखिए निर्वात है, निर्वात में कोई पार्टिकल मौजूद नहीं रहता, लेकिन अगर प्रकाश को देखिए, प्रकाश जो रहता है लाइट, लाइट को वायु में देखिए तो वायु में पार्टिकल बहुत सारे मौजूद हैं, धूल कण ये सब मौजूद है, ठीक है ना। तो क्या होता है लाइट जो होता है कण से टकराता है हवा में, उसका लाइट का जो स्पीड है ना कम हो जाता है निर्वात की अपेक्षा। फिर भी निर्वात में होता है ना 10⁸ मीटर पर सेकेंड, इतना ही होता है एयर में भी, लेकिन थोड़ा सा कम होगा 2.99 समथिंग करके होता है, ठीक है। तो उसको हम लोग मानते हैं 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड ही मानते हैं नियरली, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। लेंस में मुख्य फोकस की संख्या होती है तो 2 होती है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। लेंस 2 प्रकार का होता है, ठीक है। ये हो जाएगा आपका उत्तल लेंस, ये हो जाएगा अवतल लेंस, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे। विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन है? चांदी है। देखिए एकदम बउआ वाला प्रश्न बिहार बोर्ड के द्वारा आप लोगों के लिए सेट किया जा रहा है। चलिए शुष्क के सेल में ऋण इलेक्ट्रोड बना होता है, किसका बना रहता है? तांबा का, कार्बन का, जस्ता का, इनमें से कोई नहीं, बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जस्ता का बना हुआ रहता है। चलिए 64 नंबर प्रश्न में हम लोग चलेंगे। 64 नंबर प्रश्न में 1 जूल का मान होता है, 1 जूल का मान क्या होता है? 0.24 कैलोरी, 4.18 कैलोरी, 0.42 कैलोरी या 2.4 कैलोरी। आप पढ़े होंगे, कुरकुरे का पैकेट खाए होंगे तो आप लोग पढ़े होंगे पीछे कंपोजिशन में लिखा हुआ रहता है कि कौन से सामान से मिलकर कुरकुरे बना हुआ है और कौन सा वो पदार्थ का कितना हमें एनर्जी मिलेगा। तो 1 जूल का मान होता है 0.24 कैलोरी। चलिए ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 65 नंबर प्रश्न पर चलेंगे। वनस्पति तेलों में होती है लंबी संतृप्त हाइड्रोकार्बन श्रृंखला, लंबी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का श्रृंखला, लघु असंतृप्त हाइड्रोकार्बन श्रृंखला या लघु मतलब संतृप्त हाइड्रोकार्बन संख्या। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा 65 का, ऑप्शन डी। कार्बन और इट्स कंपाउंड में ये चैप्टर पढ़ने का है, वहीं से ये प्रश्न लिया गया है। इसलिए अगर नहीं भी पढ़े ना तो कोई दिक्कत नहीं, बस आप आराम से फोकस करिए किस पर? मेरे जो दिए गए प्रश्न हैं ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव, इससे बाहर ये मानिए कि संभावना ही नहीं है इससे बाहर आने का। इसलिए चलिए 66 नंबर प्रश्न। ब्यूटेन में कितने समयावी संभव हैं? तो ब्यूटेन के कितने समयावी संभव हैं?
तो 2 समयावी संभव है। अब बताइए ब्यूटेन का मैंने आपको फॉर्मूला बताया था कि ब्यूटेन CnH2n +2 पर निकलता है। ब्यूटेन के लिए n का फॉर्मूला 4 होता है, तो C4H10 हो जाएगा। ठीक है, देखिए आपको एकदम लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन के साथ समझा रहे हैं कि अगर नहीं पढ़े ना बुक तब भी कोई दिक्कत नहीं। ये सब क्या है, सब इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये जो प्रश्न है इस बार तीसरा नंबर पर रिपीट हुआ है। ये प्रश्न जो है 3 नंबर प्रश्न बार बार रिपीट हो रहा है, लगभग 3 बार से, इसलिए आपको कराया जा रहा है ये सब प्रश्न। मेंडलीव के आवर्त सारणी में तत्व वर्गीकरण का आधार क्या है? तो परमाणु त्रिज्या नहीं, परमाणु घनत्व नहीं, ये दोनों तो ऑप्शन गलत है, ये दोनों नहीं होगा, यही दोनों में से कोई होगा। तो देखिए जो था ना, आपको बता देता हूँ, परमाणु संख्या पर कौन किया था? तो हेनरी किया था, हेनरी मूजले किया था, हेनरी मूजले किया था। ठीक है, हेनरी मूजले, जिसको हम लोग पढ़ते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कहते हैं ना, आधुनिक आवर्त वाला श्रेणी कहते हैं पीरियोडिक टेबल। तो उसको कौन किया था? हेनरी मूजले ने। कौन दिया था? हेनरी मूजले ने। और किसके आधार पर? परमाणु संख्या पर। लेकिन परमाणु द्रव्यमान पर कौन दिया था? तो मेंडलीव। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा इसका। चलिए 68 नंबर प्रश्न को चलेंगे। अमोनिया में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के परमाणु की संख्या का अनुपात क्या है? तो अमोनिया जो होता है ना आपका NH3 होता है, तो नाइट्रोजन 1 है और हाइड्रोजन 3 है, 1:3। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। देखिए कितना आसान प्रश्न है। निम्न में से कौन कमरे के तापक्रम पर द्रव है? तो निम्न में से कौन है कमरे पर तापक्रम पर द्रव? एथेन है, एथेनाइन है कि एथेनॉल है कि मीथेन है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एथेनॉल। देखिए ये कितना इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये लगभग 5 बार रिपीट कर चुका है, इसलिए कह रहे हैं कि आप पढ़िए। ये सब चुन चुन के प्रश्न आप लोगों के लिए लाया गया ताकि आप रट जाइए इस सब प्रश्न को, देखते ही आपसे एग्जाम में टिक होते चला जाए। सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? गंध कमल नहीं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल नहीं, फॉर्मिक अम्ल नहीं। फॉर्मिक अम्ल को अभी आप लोगों को बताया, फॉर्मिक अम्ल को मिथेनोइक एसिड कहते हैं, COOH। ठीक है, COOH। और ये हो गया एसिटिक एसिड। ऑप्शन डी हो जाएगा। सिरका में एसिटिक एसिड प्रेजेंट रहता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे। निम्न में से, अच्छा एसिटिक अम्ल को अगर पूछ दे, एसिटिक अम्ल है, इसका आयुपेक नेम पूछ दे, क्या होगा? आयुपेक नेम बताइए। तो इथेनोइक एसिड होगा। निम्न में से कौन कार्बन के अप्रूप है? ग्रेफाइट भी है, हीरा भी, फ्लोरीन भी। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। देखिए कितना महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये इस बार लगभग 6ठा बार ये रिपीट हुआ है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि बार बार पढ़िए इस सारे प्रश्न को, ये सब बहुत आसान प्रश्न है, आप लोगों से बनेगा। 72 नंबर प्रश्न। एक अनुसूत्र परंतु विभिन्न अनुसूत्र वाले यौगिक को क्या कहते हैं? एक अनुसूत्र परंतु विभिन्न सूत्र वाले यौगिक को क्या कहते हैं? तो समयावी कहते हैं कि अपरूप कहते हैं कि उत्प्रेरक कहते हैं कि बहुलक कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, समयावी कहते हैं। 72 का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 73 का चलेंगे। दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण का प्रयोग होता है? दाढ़ी बनाते हैं हम लोग, तो हम लोग शीशा में, आईना में देखते हैं कि कहीं कोई बाल छूट तो नहीं गया, तो देखते हैं। तो वो आईना क्या करता है? हमारे शरीर को, हमारे चमड़ी को वो फैलाकर बड़ा प्रतिबिंब बनाकर दिखाता है। तो बड़ा प्रतिबिंब कौन बनाता है बताइए? उत्तल दर्पण की अवतल दर्पण? तो हमारा कौन बनाता है? तो अवतल दर्पण बनाता है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, श्वेत प्रकाश वर्णक्रम में किस रंग का किरण का विचलन अधिक है? तो बैंगनी का है। ऑप्शन डी। जो भी बच्चे पढ़े होंगे ना, ये भी प्रश्न जो है 4था बार रिपीट हुआ है। आपको मैंने बताया था कि बैंगनी रंग इसका तरंग दैर्घ्य, जिसको लैम्डा से डिनोट करते हैं, ये कम होता है। इसके कारण क्या होता है? एनर्जी जो होता है ना, ये ज़्यादा होता है। इसके कारण फ्रीक्वेंसी जो होता है ना, फ्रीक्वेंसी ये भी ज़्यादा होता है। ठीक है, और सबसे कम विचलन किसका होता है? तो लाल रंग का होता है, कम विचलन। ठीक है, समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होता है? अरे देखिए, दर्पण जो होता है कई प्रकार का होता है। दर्पण होता है पहला समतल, दूसरा कौन सा होता है आपका? तो आपका होता है अवतल। ओहो, दर्पण जो है कितने प्रकार का होता है? तो समतल, फिर उसके बाद अवतल, और क्या होता है? उत्तल दर्पण। तो समतल दर्पण का फोकस दूरी क्या है?
तो अनंत है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 75 का है। 76 में चलेंगे, अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ रखा जाए, कहाँ रखा जाए ताकि प्रतिबिंब उल्टा वास्तविक और समान आकार का बने। तो देखिए ये हो गया अवतल दर्पण यहाँ पर, और यहाँ पर ये हो गया पोल, और ये हो गया फोकस, और ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। यहाँ पर रखता है ना, तो देखिए यहाँ पर रखेगा, फोकस से जाएगा, फिर उसके बाद यहाँ से फोकस से अगर गया तो यहाँ पर जाएगा। देखिए कहाँ पर बना, ये सेम साइज का ऑब्जेक्ट का प्रतिबिंब बना है, तो कहाँ पर ऑब्जेक्ट को रखे थे, तो वक्रता केंद्र पर। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ये भी जो है आपका बनाने वाला जो होता है ना रे डायग्राम, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण में, इसका भी मैं एक डेडिकेटेड वीडियो आप लोगों के लिए ला रहा हूँ, क्योंकि मैंने देखा है हर साल भौतिकी में क्लास 10 में ये प्रश्न पूछा जाता है कि पोल और फोकस के बीच में किसी ऑब्जेक्ट का रख देंगे तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, बतलाइए। या तो ये वाला क्वेश्चन पूछ देता है आपको 2 नंबर में। तो बहुत सारे बच्चों का ये रिक्वेस्ट आ रहा था कि सर इस पर एक वीडियो लाइए, तो मैं आपको एक वीडियो के सहारे बताऊंगा। जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ है ना, आपको एग्जाम से पहले मैं प्रोवाइड कर दूंगा, ताकि इस 2 महीने में भी पढ़कर आप अच्छा से अच्छा नंबर स्कोर कर पाएंगे। चलिए, तारे के टिमटिमाने का कारण क्या है? तारे का टिमटिमाने का कारण है ऑप्शन सी वायुमंडल अपरिवर्तन। देखिए ये प्रश्न मैंने कल वाले मॉडल पेपर का पहले क्वेश्चन यही कराया है कि तारे का टिमटिमाने का कारण क्या है, तो वायुमंडलीय अपवर्तन। ठीक है, मानव नेत्र के लिए दृष्टि का स्थायित्व होता है 1/10 सेकेंड, 1/16 सेकेंड, 1/6 सेकेंड, 1/18 सेकेंड। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा 1/16 सेकेंड। चलिए नेक्स्ट प्रश्न 79 पर चलेंगे। उत्तल दर्पण से बना काल्पनिक प्रतिबिंब होता है, तो उत्तल दर्पण से जो बनता है ना, वो उसका जो प्रतिबिंब होता है सीधा होता है, आवर्धित होता है, मतलब वर्चुअल और इरेक्ट होता है, समझे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। लेकिन उत्तल दर्पण से बना हुआ काल्पनिक प्रतिबिंब सीधा और आवर्धित होता है, परंतु यहाँ पर लिखेंगे परंतु छोटा होता है, परंतु छोटा होता है, याद रखिएगा, परंतु छोटा होता है। चलिए आज के लिए लास्ट प्रश्न हम लोग देखने वाले हैं, 80 नंबर प्रश्न। आज इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है, अवतल लेंस का आवर्धन बराबर क्या होता है? तो अवतल लेंस V/U, अगर उत्तल का ही पूछता तो यही होता, उत्तल लेंस का भी यही होता। ठीक है, देखिए जितना भी मैं बता रहा हूँ रिपीट कर रहा है कि नहीं, इसलिए आप लोग सिर्फ मन लगा के पढ़िए, जितना बताया जा रहा है समझने की कोशिश करिए, कॉपी में नोट डाउन करिए, बार बार वीडियो चलाकर रिवीजन करिए। बस आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।